हेलो, मैं आकाश मान मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। अभी पिछला आपको 6 वीडियो उज्जवल सर का मिला होगा, जिसमें आपको उन्होंने कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए होंगे। हम लोगों का वन शॉट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को उसमें कोई भी डाउट नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को बताइए, हम जरूर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों की तरफ से जो ये एमसीक्यू की सीरीज चलाई जा रही है, चैप्टर वाइज हम लोग जो हॉट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए 7th पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपके कुछ प्रीवियस ईयर के द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से करवाऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ साथ आप भी आंसर करते चलेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने आता है बच्चों, वो है द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक पर्सन है जो नहीं देख सकता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि जो दूर की ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं देख पा रहा है, बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, लेकिन जो उसके पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि उस पर्सन को कौन सी प्रॉब्लम है, यानी कि जो आई डिफेक्ट्स आपने पढ़े हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, यहां पर देखिए ऑप्शन में भी हमको तीनों डिफेक्ट्स हमको बताए गए हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो आप भी जरा अपने मन में सोच लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों क्या है, मायोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच द आई बॉल बिकम टू लॉन्ग, यानी कि जो आई बॉल की साइज होती है उसमें, जैसे नॉर्मल अगर आई बॉल की बात की जाए तो ये हमारी आई बॉल होती है, लेकिन अगर इस आई बॉल का साइज क्या हो जाए, टू लॉन्ग, यानी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा डिफेक्ट होता है बच्चों, तो बताइए आप जरा कौन सा होता है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेस बायोपिया, और एक ऑप्शन और दिया गया है जो कि है कैटरैक्ट। तो विच वन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, देन हाइपरमेट्रोपिया इज द करेक्ट आंसर। अगर हाइपरमेट्रोपिया होता है तो हमें पता है जो हमारी इमेज होती है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से थोड़ा पहले बनती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना, यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया है कि जो हमारी रेटिना होती है जिस पे इमेज की फॉर्मेशन होती है, वो बनने वाली इमेज का नेचर कैसा होता है। तो आपने इसको पढ़ा होगा डिटेल में कि जो आई लेंस के थ्रू रेटिना पर बनने वाली बच्चों इमेज होती है वो कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड भी होती है। अब यहां पर इन्वर्टेड इमेज बन रही है, लेकिन जो रेटिना है वो ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और जो हमारा ब्रेन है उस इन्वर्टेड इमेज को एनालिसिस करके हमें कैसा दिखाता है, इरेक्ट इमेज को दिखाता है। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, यानी कि आंख के अंदर जो लाइट इंटर करती है उसे कौन कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जरा बताइए। तो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया या फिर सिलेरी मसल्स। तो बिल्कुल सिलेरी मसल्स का तो ये काम होगा नहीं, कॉर्निया, आइरिस का भी ये काम नहीं होगा, कॉर्निया का भी ये काम नहीं है। तो ये काम किसका बच्चों, प्यूपिल का काम होता है कि हमारे आंखों के अंदर जो इंटर करने वाली लाइट है उसका अमाउंट ज्यादा है या कब है, या कब उसे ज्यादा करना है या कब उसे कम करना है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, प्यूपिल करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज, जब आप दिन के समय पर सूर्य को देखते हैं, ऊपर सन को देखते हैं, तो आपको वो व्हाइट कलर का अपीयर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। तो यहां पर देखिए, अगर ब्लू कलर स्कैटर्ड हो रहा होता ज्यादा, तो हमें जो सन है वो व्हाइट कलर का तो नहीं दिखाई देता। ठीक है, यहां पर अगर सही आंसर की बात की जाए बच्चों, तो सही आंसर जो होगा वो होगा लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, कि जो लाइट का स्कैटरिंग हो रही है वो दिन के टाइम पर बहुत कम होती है। ठीक है, दिस इज द
राइट आंसर, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, यानी कि जो तारों का टिमटिमाना होता है वो किस वजह से होता है। तो बच्चों आपको पता है, आपने पढ़ा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स है और डिफरेंट लेयर की डेंसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से वहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। और उसी रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड, यानी कि जब व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है वो डिफरेंट कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो ये जो स्प्लिट होने का फिनोमिना है हम इसे किस नाम से जानते हैं। तो यहां पर ऑप्शंस हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या फिर डेविएशन। तो बिल्कुल भी देखिए डेविएशन तो नहीं होगा यहां पर, रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा और यहां पर रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। तो बच्चों जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डिस्पर्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि जब लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू पास होती है, या फिर ये कहें कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो 7 कलर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट हो जाती है और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। यानी कि यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि कोई पर्सन है जो नहीं देख पा रहा है, कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, बियॉन्ड 2 मीटर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक पर्सन है और इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा जाता है तो ये इसे तो देख लेता है, लेकिन इसके बाद अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है तो ये इसे क्लियरली देख नहीं पा रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि इसे किस पावर की लेंस की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट या फिर ये पर्सन जितने डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, हम उसे क्या कह सकते हैं, उसकी फोकल लेंथ कह सकते हैं बच्चों। तो इसका मतलब यहां पर जो इसकी फोकल लेंथ कंसीडर की जाएगी वो कितनी होगी, 2 मीटर होगी। और आपसे पूछा गया पावर कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/f। लेकिन कब, जब आपकी फोकल लेंथ किस में दी गई हो बच्चों, मीटर में दी गई हो। तो बिल्कुल आप यहां पर आंसर अगर पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और जो बराबर होगा 0.5 डायोप्टर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर, तो डायोप्टर। अच्छा ये देखिए यहां पर 0.5 डायोप्टर तो है, लेकिन अब यहां पर आपसे पूछना है कि कौन सा लेंस यूज किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमको यहां पर देखना होगा कि ऑब्जेक्ट जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख ले रहा है। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि इस पर्सन को कौन सा आई डिफेक्ट है। तो नजदीक की चीज को क्लियरली देख ले रहा है, दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब इसे क्या है, मायोपिया है, यानी कि सी नियर साइटेडनेस है। और नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है बच्चों, तो वो होता है कॉनकेव लेंस। और आपको पता है कि जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज कैसी कंसीडर की जाती है, तो वो ऑलवेज निगेटिव कंसीडर की जाती है। तो अगर यहां पर आप फोकल लेंथ निगेटिव कंसीडर करोगे तो आपकी जो पावर आएगी बच्चों वो भी किसमें आएगी, निगेटिव ही आएगी। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा -0.5 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने आंसर को ले लेना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्लियर स्काई होता है वो हमें ब्लू कलर का अपीयर होता है, तो ऐसा क्यों होता है। आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, तो बिल्कुल ये तो गलत हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एटमॉस्फेयर में, तो नहीं ऐसा नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेस के एब्जॉर्प्शन से स्काई का ब्लू कलर अपीयरेंस कोई रिलेशन नहीं बनता है यहां पर। नेक्स्ट वन, वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड
मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर बाय द एटमॉस्फेयर। हाँ, ये थोड़ा सा आंसर सही लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट वाला भी हम पढ़ेंगे, लास्ट तक जाएंगे। लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड ब्लू कलर लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। तो यहां पर तो जस्ट अपोजिट बात बता दी गई है कि वायलेट एंड ब्लू कलर की जो लाइट है ये कम स्कैटर्ड हो रही है कंपैरिजन देन अदर कलर ऑफ लाइट। तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर जो हमारा है वो है आंसर ऑप्शन सी, जो कि कह रहा है वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड मोर, यानी कि ब्लू और वायलेट कलर की जो लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होती है अदर कलर के कंपैरिजन में। और यही रीजन है कि जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का हमें अपीयर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, यानी कि अगर अभी देखिए ठंडक का समय चल रहा है, ठंडक में जब फॉग होती है तो फॉग में हम क्लियर विजन हमारा नहीं होता है, क्यों नहीं देख सकते हैं। बहुत अच्छा, देखिए टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉग इज वेरी हाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ठीक है, डेंसर मीडियम है, दैट्स ओके। लाइट सफर्स टोटल रिफ्लेक्शन एट ड्रॉपलेट्स, तो यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ड्रॉपलेट्स के थ्रू, इट्स ओके, कंसीडर किया जा सकता है। फॉग एब्जॉर्ब लाइट, फॉग एब्जॉर्ब कर ले रही है टोटल लाइट को, तो एब्जॉर्ब तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर फॉग की बात की जाए तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, या तो वहां पर रिफ्लेक्शन होगा या तो डिस्पर्सन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो एब्जॉर्ब तो नहीं कह सकता, इसको कैंसिल कर दिया मैंने। लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स, देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमको करेक्ट जो मिल गया कि लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो लाइट है वो वाटर के ड्रॉपलेट से क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। क्योंकि जो फॉग है, फॉग क्या होता है, फॉग वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो होते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, यानी बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, और जब लाइट उनके थ्रू पास होती है तो क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। और स्कैटर्ड हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि हमें फॉग में प्रॉपर विजन नहीं आता या फिर क्लियर विजन नहीं आता है। तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा डी वाला ऑप्शन है कि लाइट इज स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर होगा बच्चों, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लेयर्स हैं, जैसे आपने पढ़ा है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, तो अलग अलग लेयर्स हैं, तो इनके बीच की जो डेंसिटी है हर एक लेयर की डिफरेंट डिफरेंट है। और आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से ही वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो हम इसे क्या कह देंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कह देंगे। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स। यहां पर हमसे कहा गया है कि जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये हमारे पास लेंस है और इसकी जो फोकल लेंथ है, अभी के लिए मैंने मान लिया एक ये है, ठीक है, ये फोकस है और ये हमारी फोकल लेंथ है। अब यहां पर कह रहा है कि अगर ये इंक्रीज हो जा रही है तो किस केस में इंक्रीज हो रही है, तो जरा बताइए। यहां पर मैं दो लेंस फॉर्म कर रहा हूं, एक लेंस मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया और एक लेंस मैंने पतला बनाया। अब आप जरा देख करके बताओ कि किस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है आप यहां पर कहोगे कि ये जो पतला वाला लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये जो मोटा वाला लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम होगी, है कि नहीं। तो यहां पर हमसे कहा गया कि जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब पहले लेंस हमारा मोटा था और अब क्या हो रहा है, पतला हो जा रहा है, जिससे कि उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले देखिए थिनर, थिकर, थिकर, थिनर। तो थिनर हमको दो ऑप्शन में मिल गया, तो जो थिकर वाला है पहले उसको हम कट कर देते हैं। ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो गए, यहां पर थिनर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर, और ये वाला ऑप्शन कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट
एंड लेंस बिकम थिनर। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, यहां पर कह रहा है आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम्स थिनर, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर दैट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द टाइनी पार्टिकल्स एंड द एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा कलर है जिसके जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे कम स्कैटर्ड होते हैं, किसमें, एटमॉस्फेयर। तो कौन से कलर के वो पार्टिकल होते हैं, तो भाई वॉयलेट, ग्रीन, येलो या फिर रेड। तो आपने पढ़ा है क्या, VIBGYOR। अब अगर यहां पर स्कैटरिंग हम देखते हैं, तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं तो जो स्कैटरिंग का रेशियो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा कौन सी कलर की लाइट स्कैटर्ड होती है, तो वॉयलेट होती है, फिर उससे कम कौन सी होती है, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी कि रेड कलर की जो लाइट होती है वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है। ठीक है, सबसे कम स्कैटर्ड होती है। तो यहां पर देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर रेड इज करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद अभी मैंने पहले भी करवाया है कि जो ह्यूमन आई होती है उसके रेटिना पर जो हमारी बनने वाली इमेज होती है उसका नेचर कैसा होता है। तो आप इसका आंसर खुद हमें करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When a person is myopic, he she can clearly see, यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसको मायोपिया हो गया है, मायोपिया का आई डिफेक्ट है उसके पास, तो क्लियरली देख सकता है नजदीक की चीजें या दूर की चीजें। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बोथ नियर बाई एंड फॉर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर मायोपिया है तो या तो नजदीक नहीं देख पाएगा या तो दूर नहीं देख पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे, ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, फॉर ओनली ऑफ, ओनली फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, नीदर नियर बाई नॉर, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब देखो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी पर्सन को मायोपिया हुआ है तो मायोपिक आई में ये होता है कि वो नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकता। आप इसको याद कैसे रखोगे, देखिए जो मायोपिया होता है उसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नियर की बात की गई है, इसका मतलब कि वो नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, और जो बचा यानी कि फॉर साइटेड, यानी कि फार, यानी कि दूर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर नहीं देख सकता। तो नियर साइटेडनेस में ऑब्जेक्ट क्या करता है, नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The defect of vision in which the person is able to see distant object distinctly but cannot see nearby object clearly is called। देखिए जस्ट उसका अपोजिट आंसर आ गया हमारे पास, अपोजिट क्वेश्चन आ गया कि कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि नजदीक की चीजों को नहीं देख सकता है लेकिन दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो मैंने कहा कि ये क्या कर रहा है, नजदीक की चीजों को नहीं देख पा रहा है, दूर की चीजों को देख रहा है। तो मैंने कहा था नियर साइटेडनेस का मतलब नजदीक को देख ले रहा है, और फार साइटेडनेस का मतलब दूर की चीजों को देख ले रहा है, नजदीक की चीजों को नहीं देख पा रहा, और यही हमारा क्वेश्चन भी है। तो देखिए यहां से एकदम बिल्कुल हमको साफ दिख रहा है कि ये क्या होगा, फॉर साइटेडनेस। लेकिन और भी ऑप्शन है, तो फार साइटेडनेस को हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, और यहां पर देखिए कह रहा है लॉन्ग साइटेडनेस। तो लॉन्ग साइटेडनेस, इसका मतलब है तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाएंगे, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए हर एक ऑप्शन को हमें इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डी वाले ऑप्शन में हमारे पास ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है और हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन मैं जल्दीबाजी में क्या करूं, हाँ फार साइटेडनेस देखा, यस टिच क्यों हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, सारे ऑप्शंस को हमें पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। तो देखिए यहां पर जो भी हमारे पास आई डिफेक्ट्स होते हैं
चाहे वो मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो या फिर प्रेस बायोपिया हो, इनको करेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स का सजेशन क्या होता है हमारे लिए? कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं। तो यहां पर अगर बात करूं कि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो मायोपिया के लिए हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है। और वहीं पर अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और अगर हमको प्रेस बायोपिया है तो वहां पर बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होता है। ठीक है, घर पे आपने देखा होगा कि ये जो लेंसेज होते हैं नीचे की तरफ कुछ डिफरेंट टाइप का ग्लास लगता है, ऊपर एकदम नॉर्मल दिखता है। ठीक है, तो उसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होता है, बाइफोकल होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। यानी कि जो सनराइज होता है और सनसेट होता है, कौन सा वो फिनोमिना है जो ये कंट्रीब्यूट करता है कि जो इसकी अपीयरेंस हो, किसके अपीयरेंस? सनराइज और सनसेट की अपीयरेंस हो, कैसी हो? रेडिश हो। आप सुबह सुबह तो उठते नहीं हो जल्दी, क्यों? क्योंकि लेट से उठना है, आपको लेट नाइट सोना है, लेट से उठना है। तो मॉर्निंग में जो रेडिश होती है, सन जब राइज होता है तो वो रेडिश क्यों होता है? रेडिश होता है किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है ना, किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जरा सुबह जल्दी उठ करके देखो। हाँ, अब आप कहोगे कि नहीं मैं शाम को देख लूंगा, भाई सनसेट के टाइम पर भी होता है। हाँ, तो बिल्कुल सनसेट के टाइम पर भी देख सकते हो, लेकिन सुबह भी जल्दी उठा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं जरा। कह रहा है कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल, हेडलाइट्स एंड इन सर्च लाइट। ठीक है, रीजन कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर अगर एसर्शन और रीजन दोनों की बात की जाए तो हमारे पास एसर्शन और रीजन दोनों हमारे सही हैं, लेकिन यहां पर बात यह आती है कि क्या जो एसर्शन और रीजन है, रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का? तो एसर्शन में हमको ये बताया गया है कि जो सर्च लाइट है या फिर जो हेडलाइट होती है कार की या फिर जो टॉर्चेस होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, ये बताया गया। तो करेक्ट है, सही है, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। लेकिन रीजन में हमसे बताया गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं कॉन्केव मिरर के, तो जो बनने वाली हमारी इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड तो होगी, लेकिन डिमिनिश्ड भी होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। लेकिन जो यहां पर सर्च लाइट है या फिर जो टॉर्च है या जो व्हीकल में लगी हुई लाइट है, आपको कैसी चाहिए? आपको कुछ इस डायरेक्शन में चाहिए जो कि डाइवर्ज होती हुई जा रही हो। तो डाइवर्ज का मतलब कि बड़ी इमेज बनना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या होगा? आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। तो ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि बोथ ए एंड आर, मतलब रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से हमारे पास एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। डन। रीजन इज हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस। तो मेरे ख्याल से आपने पकड़ लिया होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है ना? तो यहां पर अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं बच्चों? तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस किसके लिए होता है? मायोपिया के लिए। तो इसका मतलब कि रीजन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन अगर मैं असर्शन की बात करूं तो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो हमारी नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। डन। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a natural phenomena which is caused by the dispersion of sunlight in the sky? यानी कि कौन सा वो फिनोमिना है, यहां पर हमको जो भी ऑप्शंस में बताया गया है नेचुरल फिनोमिना है जो डिस्पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
किसका डिस्पर्सन? सनलाइट का। किसमें? स्काई में। कौन सा है जरा ऑप्शन देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये हट गया। स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, नहीं, ये भी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, तो सनराइज और सनसेट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, नहीं होगा। रेनबो की अगर बात करें तो रेनबो यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रेनबो में क्या होता है? रेनबो में डिस्पर्सन होता है। लाइट वह एक बार इंटर करती है और इंटर होकर के जब वहां से बाहर की तरफ निकलती है तो वो अपने 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो जाती है और रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो आपने रेनबो देखा होगा, उसमें 7 कलर्स हमको दिखाई भी देते हैं। और डिस्पर्सन जो फिनोमेना है हमको यही पता है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू या किसी भी डेंसर मीडियम के थ्रू पास होती है और अपने 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट हो जाती है, इसी फिनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? रेनबो होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ ए पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन इज कॉल्ड। यानी कि यहां पर अगर मेडिकल कंडीशन में बात की जाए तो किसी पर्सन की जो आईज हैं वो प्रोग्रेसिवली क्लाउडी हो जाए, ठीक है, यानी कि जो उनकी आईज है उसके ऊपर एक मिल्की लेयर क्या हो जाती है, जम जाती है, आप कह सकते हैं कि मिल्की लेयर फॉर्म हो जाती है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को दिखाई नहीं देता है या फिर ब्लड दिखाई देता है, या फिर आपने सुना होगा आमतौर पे कहते हैं मोतिया बिंद हो गया, ठीक है, और उसका ऑपरेशन भी कराते हैं। तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या फिर कैटरैक्ट। तो क्या होता है बच्चों, यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा है? कैटरैक्ट। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस मेडिकल कंडीशन को कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई इज। देखिए बच्चों, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और सबसे आसान सा क्वेश्चन है। अभी मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको बताया था आपको, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। आप इसका आंसर बता करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मुझे कि लीस्ट डिस्टेंस क्या होती है किसी भी नॉर्मल आई के लिए। डन। तो ये हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर इनको खुद से भी आंसर किया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। यहां पर हमारे YouTube चैनल्स आपको दिख रहे हैं, आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे जो वीडियोस हैं, चाहे वो लास्ट टाइम रिवीजन की सीरीज हो या फिर जो MCQs की सीरीज है, या अभी हाल ही में हम लोगों ने जो 1 शॉट वीडियोस उज्जवल सर ने केमिस्ट्री के, मैंने फिजिक्स के जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के 1 शॉट वीडियो अपलोड किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको उससे हेल्प मिल रही होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपके साथ अच्छी होती रहे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।